एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स इन शॉर्ट एंड इजी वे। हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो आज अपना लेक्चर नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आज हम शुरू करेंगे किसी कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होता है। तो आओ शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो कॉइल होता है उसकी सेंटर पर, किसी भी लूप या कॉइल की सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। उसका मान आया था कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो आज हम बात करते हैं उसके सेंटर वाले पार्ट में नहीं, उसकी एक्सिस पर। एक्सिस बोले तो जैसे कोई लूप, ऐसे कोई कॉइल रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है यूं वाला। जो लूप यूं था उसको यूं ना करके यूं कर दिया तो उसका साइड व्यू दिख रहा है। तो ऐसे कोई लूप है, उसकी एक्सिस पर यानी उसके सेंटर वाले पॉइंट से कुछ दूरी पर x डिस्टेंस मान लेता हूं मैं यहां से। इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मान निकालना है। इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का मान निकालना है। मैं मान लेता हूं इसमें धारा की दिशा इधर की तरफ, ऐसी धारा की दिशा है। तो देखो इस धारा की दिशा के कारण, इस धारा के कारण, इस कॉइल के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना आएगा। इसकी अगर रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर रेडियस मान लेते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का मान कैसे आएगा। देखो ये लूप है ऐसे, जिसके अंदर धारा ऐसे बह रही है। ये लूप है ऐसे, जिसके अंदर धारा ऐसे बह रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसमें धारा बह रही है। तो मैं यहां से इसका एक छोटा सा टुकड़ा मानता हूं, छोटा सा ऊपर वाला टुकड़ा मानता हूं, एक ऊपर वाला पॉइंट मानता हूं। ऐसे लूप है तो इस लूप का जो सबसे छोटा वाला टुकड़ा, ऊपर वाला टुकड़ा, उसके कारण ये क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। उस टुकड़े के कारण इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो आइडियल ये टुकड़ा, उसके कारण इस पॉइंट के ऊपर आइडियल एक छोटा सा टुकड़ा है जिसके अंदर धारा की दिशा इधर की तरफ अंदर जाती हुई है, ऊपर वाले पॉइंट पर अंदर जाती हुई धारा की दिशा है। उसके कारण मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैं बोलूंगा ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, ये पॉइंट मान लेता हूं मैं r दूरी पर है। तो आइडियल से r दूरी पर एक पॉइंट है और आइडियल और r के बीच का एंगल कितना है। देखो आइडियल जा रहा है अंदर की तरफ, पॉइंट है इधर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90। अरे देखो आर तो जा रहा है ऐसा इस डायरेक्शन के अंदर और आइडियल जा रहा है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल होगा 90। आइडियल और आर के बीच का एंगल 90 होगा। आइडियल जा रहा है, देखो ध्यान से देखो, आइडियल अंदर की तरफ जाता हुआ है और जो आर है बिंदु अपना वो इधर की तरफ है। तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, आइडियल और आर के बीच का। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन किधर आएगी, आइडियल इधर की तरफ, बिंदु इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। अरे अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां पॉइंट की दिशा में, तो हथेली बताएगी मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण आएगा कुछ इधर की तरफ आ जाएगा। छोटे से के कारण छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dB आ जाएगा इस छोटे से टुकड़े के कारण। तो dB का मान कितना होगा, अगर मैं इसका मान लिखना चाहूं dB का, तो किसी भी अल्पांश के कारण, धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लिखते थे म्यू नॉट आई dl sin थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, जहां पर sin थीटा क्या हुआ करता था, आइडियल और r के बीच का एंगल। याद करो ये था ऐसा, ये थीटा था, यानी कि आइडियल और r के बीच का एंगल। लेकिन यहाँ पर आइडियल और r के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर साइन का मान कितना आ जाएगा, साइन का मान आ जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो यहाँ इसका फील्ड का मान मैं कितना लिख दूंगा, म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर साइन 90 हो जाएगा। ये हो गया dB। अगर मैं इस एंगल को, इस वाले एंगल को अगर मैं अल्फा बोल देता हूं, इस वाले एंगल को मैं
अल्फा बोल देता हूं, तो मुझे कोई बता सकता है ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर पर, अगर ये अल्फा है तो परपेंडिकुलर पर ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का पूरा 90 में से अल्फा जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 90 माइनस अल्फा। ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये वाला इतना सा एंगल। ठीक, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? आर के भी परपेंडिकुलर होता है और डीएल के परपेंडिकुलर होता है। आर ये है, इसके परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो यानी कि ये वाला जो एंगल है आर से मैग्नेटिक फील्ड का, ये पूरा 90 डिग्री का है, और यहां से लेकर के यहां तक का 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना आ गया? ये वाला एंगल अल्फा आ गया। और ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये अल्फा हो गया। यानी कि इससे ऊर्ध्वाधर से ये जो एंगल हो रहा है वो कितना बन रहा है? अल्फा बन रहा है। तो इस अल्फा के कारण देखो मैग्नेटिक फील्ड का इस अल्फा के साथ में ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा dB cos अल्फा, और ये वाला आ जाएगा dB sin अल्फा। ये बन जाएंगे दो कंपोनेंट, और ये जो dB है इसका अल्फा के साथ dB cos अल्फा, ये dB sin अल्फा, तो ये दो कंपोनेंट बन गए। अगर मैं ऐसे ही कंपोनेंट एक नीचे वाले की बात करूं, देखो इसके कारण धारा जा रही है इधर की तरफ, इसके कारण धारा आएगी बाहर वाली तरफ, बाहर वाली धारा निकल रही है, पॉइंट ये है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा कुछ ऐसा वाला, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा कुछ ऐसा वाला। अरे ये इधर की तरफ धारा है, धारा ऐसे जा रही है, तो इस वाले पॉइंट पर धारा इधर की तरफ यूं आ रही है, तो यूं वाले पॉइंट पर धारा आइडियल इधर की तरफ, आइडियल इधर की तरफ, पॉइंट इधर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया इधर। तो अगर ये वाला कोण अल्फा है तो ये वाला कोण भी मैं अल्फा बोलूंगा, तो इसके परपेंडिकुलर से ये वाला कोण भी अल्फा हो जाएगा। इस dB का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा dB cos अल्फा, और ये वाला हो जाएगा dB sin अल्फा। यानी कि इसके एक कंपोनेंट तो हमेशा कट जाएंगे। अगर मैं इक्वल एंड अपोजिट की बात करूं तो ये कोस वाला तो आपस में कट जाएगा, साइन वाले जुड़ते जाएंगे। अगर मैं बीच वालों की ऐसी बात करूंगा तो भी उनके कोस वाले कट जाएंगे और साइन वाले जुड़ते जाएंगे। यानी कि इसकी एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो एक्सिस वाला मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आएगा? अगर एक अल्पांश की बात करता हूं, ओनली वन एलिमेंट, एक अल्पांश की बात करता हूं मैं, तो एक अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसका मान कितना आएगा? उसका मान आएगा dB sin अल्फा। और ऐसे कितने अल्पांश है? अनंत अल्पांश है। तो अनंत अल्पांशों के लिए क्या करते हैं हम? ये dB उसको मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं एक अल्पांश के कारण। तो सभी के कारण कितना आएगा? सभी के कारण जोड़ लेंगे, समाकलन। अरे इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है? छोटे पार्ट, इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण, तो इसे अनंत पार्ट है, तो अनंत पार्ट है तो सभी का क्या कर देंगे हम? समाकलन कर देंगे। तो देखो एक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है वो आ रहा है कितना? म्यू नॉट आइडियल साइन 90 का मतलब तो 1 हो गया अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ये तो हो गया b का मान। साइन अल्फा, देखो साइन अल्फा का मान कितना होगा? साइन अल्फा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण, r बटा r। साइन अल्फा का मान ये हो जाएगा r बटा r हो जाएगा। तो यहां से देखो इस मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट आई आर 4 पाई r क्यूब dl लिख सकते हैं। अगर मैं ये तो dl के कारण है, इस dl जैसे कितने टुकड़े हैं? अनंत टुकड़े हैं, उन सभी का जोड़ कितना होगा? dl किसके बराबर होगा? 2 पाई r के, इस वर्ग की परिधि के बराबर होगा। तो सभी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा? म्यू नॉट आई आर, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 2 पाई कैपिटल R तक, तो इसका मान आ जाएगा 2 पाई कैपिटल R अपॉन 4 पाई r क्यूब। देखो यहां से
2 पाई से ये पाई और ये 2 चला जाएगा 2 बार, तो क्या बचेगा यहाँ से b का मान आएगा म्यू नॉट आई, एक आ रही है आर स्क्वायर अपॉन 2r⁵। तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल। किसी भी लूप के एक्सिस पर, करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा। ये बोर्ड के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और पीएमटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, नीट और जेई के लिए भी। तो ये बी एक्सिस के ऊपर, किसी भी कॉइल के एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड का मान आता है वो इतना आता है। अब देखो जो कॉइल जो हमने कल बात की थी कि किसी भी लूप के सेंटर वाले पार्ट पर, जिसको O बोल देते हैं, उस पार्ट पर मैग्नेटिक फील्ड का मान आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r⁵। अच्छा, यहाँ से हमने r नहीं लिखा अभी तक। अगर मैं r का मान लिखना चाहूँ तो x का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, यानी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर r स्क्वायर का अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, तो 3 है, तो 3 को 1/2 से करोगे तो 3/2 हो जाएगा इसका पावर। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का मान। अब हमें पता है कि किसी भी लूप के सेंटर वाले पार्ट पर तो मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है, यानी अगर मैं x का मान 0 रख दूंगा, x का मान 0 रख दूंगा तो क्या ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखो x का मान यहाँ से 0 रखोगे तो यहाँ पे कितना रहेगा 2 r स्क्वायर की पावर 3/2, r स्क्वायर की पावर 3/2 का मतलब 2 से 2 गया, r स्क्वायर की पावर 3 बच गई। तो इसका अब नेक्स्ट पार्ट देखो। अरे ये तो यहाँ तक तो समझ में आ गया क्या, आईडीएल जा रहा है अंदर की तरफ, उसके कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाला, ये जा रहा है इधर की तरफ, इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड इधर वाला, इसका एक कंपोनेंट कोस, एक कंपोनेंट साइन, इसका एक कंपोनेंट कोस, एक साइन। कोस वाले सारे आपस में कट जाएंगे, साइन वाले जुड़ते जाएंगे। अगर एक साइन का इतना है तो सारे साइन के कारण कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का मान आ रहा है, उसका फॉर्मूला लिखते हैं B = म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। देखो अगर यहां से मैं इस फॉर्मूले से मैं म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, यहां से इस अंदर वाले पार्ट से मैं r स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूं, कॉमन करके r स्क्वायर कॉमन करके बाहर निकालूंगा, तो यहां से तो r स्क्वायर निकल जाएगा, उसका अंडर रूट, तो r स्क्वायर निकलेगा तो उसके ऊपर पावर लगेगी, ये बाहर की तरफ निकालूंगा तो 2 से तो 2 कट जाएगा, यानी r की पावर रह जाएगा 3। यहां पर 1 रह गया, r स्क्वायर निकाल लिया, यहां से रह गया 1 प्लस यहां तो r स्क्वायर था ही नहीं, जहां पर कुछ नहीं होता तो वहां पर हम उसका भाग ले देते हैं। जैसे कि मैं बोलूं a प्लस b, तो a प्लस b में से मैं a कॉमन निकालूंगा तो मैं बोलूंगा a, यहाँ पर 1, यहाँ पर b/a, b/a। यहाँ पर a नहीं था, लेकिन अगर मुझे कॉमन निकालना होगा तो मैं क्या बोल दूंगा, उसका भाग दे दूंगा, अंदर गुणा करके देखो वापस a प्लस b/a, यानी कि a भी आ रहा है। तो अगर हम इसको कॉमन लेंगे तो नीचे लिख जाएगा, तो पावर 3/2 है। देखो यहाँ से एक चीज, ये वाला मान कितना है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r⁵। r स्क्वायर से 2 पावर चली जाएगी तो क्या बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r 1 प्लस x स्क्वायर बटा r स्क्वायर की पावर 3/2। म्यू नॉट आई अपॉन 2r को क्या बोलते हैं, b। तो ये जो एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आता है, ये एक्सिस वाला मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है b0 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल। अगर b के पदों में लिखना चाहे तो यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में क्या करता है, इस x का मान दे देता है डायरेक्ट। अगर x का मान 1 हुआ तो क्या आएगा, x का मान अगर 2 हुआ तो उसका मान कितना आएगा,
x का मान अगर 3 हुआ तो इसका मान कितना आएगा, इसलिए वो देते हैं। और अगर x का मान, अब देखो यहां से हम x की वैल्यू लिख के देखते हैं, अलग अलग x की वैल्यूज लिख के देखते हैं। अगर x का मान में 0 करता हूं, यहाँ पर x का मान 0, तो ये वाली वैल्यू हो गई 0, यानी कि क्या बचा यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस इफ x इज इक्वल टू 0, तो b नॉट के बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2r। अगर x का मान, अगर x का मान कितना है, √3 है, x का मान √3r है, तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो या एग्जांपल की फॉर्म में लिख सकते हो कि एक कॉइल से x इज इक्वल टू √3r डिस्टेंस के ऊपर एक्सिस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मान बताओ, तो b इज इक्वल टू b नॉट 1 प्लस x का मान कितना है √3r, इसका स्क्वायर बटा r स्क्वायर की पावर 3/2, तो हम क्या बोलेंगे b नॉट 1 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 3, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा 3/2, तो b नॉट 3 और 1 4 की पावर 3/2, यानी कि 2, इसका 1/2 का मतलब अंडर रूट लोगे, तो अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा 2 बच जाएगा, और 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि b नॉट अपॉन 8 आ जाएगा। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड √3 8 दूरी के ऊपर। अब देखो इसके कारण एक दो एग्जांपल्स करते हैं, एक दो एग्जांपल्स देखते हैं इसके कारण। जैसा कि एक क्वेश्चन है, ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को C बोल देते हैं। इसके करंट, अंदर करंट ऐसा जा रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, ये इसका मान, रेडियस का मान R है, एक कर्वेचर है ना, क्वार्ट है 1/4। तो इस पॉइंट पर, B पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का, C पॉइंट पर सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का मान और उसकी डायरेक्शन बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड का मान और उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम बोलेंगे कि ये जो वायर है, इस वायर की एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट सी दे रखा है, तो इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0, इस वायर की एक्सिस पर ही पॉइंट दे रखा है, तो इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा किसके कारण, इस 1/4 लूप के कारण। एक लूप के कारण कितना आता है म्यू नॉट I अपॉन 2r, तो 1/4 के कारण कितना आएगा 1/4 कर देंगे। या फिर फॉर्मूला का जो बता के गया था आखिरी टाइम पर कि अगर कोण दिया हुआ है, तो ये कोण कितना हो गया है, ये कोण हो गया 90 डिग्री का, उसके कारण फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट I अपॉन 2r अल्फा बटा 2 पाई, और अल्फा का मान कितना है π/2, तो पाई से पाई चला जाएगा 1/4 आ जाएगा, या 1/4 लूप से कर लो। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2, यहां से पहले है तो 8r आ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लूप जा रही है, धारा की दिशा ऐसी, तो अंगूठा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि अंदर की तरफ जाता हुआ क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और उसका वैल्यू कितना आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 8r, ये आ जाएगा, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का मान आ जाएगा। फिर अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जाता है, ऐसे
एक पॉइंट है, ये वाली दूरी r बता दी, ये वाली दूरी भी r बता दी। तो इस वाले पॉइंट के ऊपर, पॉइंट O के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का मान निकालना है। तो देखो अगर इसके अंदर धारा I जा रही है तो इस वाले वायर के कारण 0, इस वाले वायर के कारण 0। तो ये जो 3/4 लूप है, इस 3/4 लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? 3/4 ऑफ बी नोट। अरे पूरी लूप का 3/4 भाग, तो 3/4 म्यू नोट आई अपॉन 2r, तो इसे बोल देंगे 3/8 म्यू नोट आई अपॉन r। तो ये आ जाता है उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का मान। अब देखो आगे हम चलते हैं तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या? एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स क्लोज लूप लॉ भी बोलते हैं उसे, एम्पियर्स क्लोज लूप लॉ, एम्पियर के बंद पथ का नियम, एम्पियर्स क्लोज पाथ लूप लॉ। तो अब हम शुरू करते हैं एम्पियर्स बंद पथ लूप नियम। एम्पियर के क्लोज लूप था, सर्कुलेंट लॉ था, उसको समझते हैं। देखो एम्पियर्स ने क्या कहा था? एम्पियर ने कहा था कि अगर किसी भी पाथ, जैसा कि गाउस ने कहा था, गाउस ने क्या कहा था कि कोई चार्ज अगर किसी सरफेस के अंदर बाउंडेड है तो चार्ज से रिलेटेड क्या बनता है? फ्लक्स बनता है, उसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट, मतलब समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैसा ही एम्पियर ने बोला था। एम्पियर ने क्या बोला था कि किसी क्लोज लूप के अंदर जितनी भी धाराएं बह रही है, I1, I2 क्रॉस I3, जितनी भी धाराएं बह रही है किसी भी क्लोज लूप के अंदर, जितनी धाराएं बह रही है उन सभी धाराओं के योग इनटू म्यू नॉट जो होता है उस जगह का क्या बनाता है? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो रेखीय समाकलन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का रेखीय समाकलन होता है वो बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन I। किसी भी क्लोज लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन, रेखीय समाकलन, वो बराबर होता है किसके? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट फ्लोइंग इन क्लोज लूप। किसी भी क्लोज लूप के अंदर कुल धारा इनटू म्यू नॉट जो होता है वो किसको बताता है? चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन को बताता है, BdL को बताता है, म्यू नॉट डॉट समेशन E। इसको ऐसा लार्ज रूप में भी लिखा जाता है, समेशन E। तो एम्पियर ने क्या कहा था? वो एक गाउस वाले नियम से सिमिलरली होता है, वैसा ही हम इससे रिलेटेड डेरिवेशन एप्लीकेशन भी करेंगे इसके एम्पियर्स नियम की। तो उसने क्या कहा था कि किसी भी बंद लूप जो होगा, क्लोज लूप जो होगा, उस क्लोज लूप से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन होगा वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट फ्लो इन क्लोज लूप। उस क्लोज लूप के अंदर जितना भी धारा बहेगी उस धारा के म्यू नॉट गुणा बराबर होगा किसके? चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन के। यह कहा था एम्पियर ने। जैसा गाउस का नियम कहता था कि किसी बंद पथ के अंदर कुल चार्ज होगा, कुल चार्ज का क्या बनाएगा? फ्लक्स बनाएगा। तो यहाँ क्या बनाएगा? ये कुल धारा इंटू म्यू नॉट क्या बनाएंगे? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। अरे यहाँ से भी निकाल सकते हैं, म्यू नॉट आई टोटल जोड़ करके इस लूप के अंदर कुल कितनी धारा है उसके अंदर डीएल का भाग दे देंगे तो धारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ये जो नियम था, ये नियम क्या था कि किसी भी लूप के रिलेटेड कितनी करंट फ्लो हो रही है उसके आधार पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का नियम था। तो इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन आता है वो पहला एप्लीकेशन तो आता है कौन सा? किसी सिलेंडर से जिसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है उससे r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसी सिलेंडर से r दूरी पर, तो हम क्या बोलेंगे? एम्पियर का लूप मानो, पहले तो एम्पियर का लूप मानेंगे, r दूरी पर एम्पियर का एक बंद पथ बनाएंगे। उस बंद पथ से कितनी धारा गुजरेगी?
आई धारा, अभी तो फिलहाल तो आई धारा गुजर रही है। और एक बेलन है, बेलन से r दूरी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, r दूरी पर एक सर्कुलर पाथ मानूंगा, एक सर्कुलर पाथ मानूंगा। उस सर्कुलर पाथ के अंदर जितनी धारा होगी उसको म्यू नॉट कर दूंगा, तो वो चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन के बराबर हो जाएगा, यानी कि BdL जो हो जाएगा म्यू नॉट समेशन E। अब देखो DL क्या है, उसी पाथ की लंबाई, इस पाथ की लंबाई कितनी आएगी टोटल, अगर मैं बात करूं r रेडियस की तो 2 पाई r, तो ये हो गया 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट। टोटल इसके अंदर धारा कितनी है, टोटल धारा है I, तो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, उसका मान कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, ये आ जाएगा इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी सिलेंडर से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड का मान। अगर ये सिलेंडर जो होगा, ये तो नॉर्मली वायर के लिए बोल सकते हो, लेकिन अगर ये सिलेंडर बोले कि ठोस सिलेंडर है, तो ठोस सिलेंडर के बाहर इतना, अगर इसकी सरफेस के ऊपर, सिलेंडर की सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं तो उसका मान कितना आएगा, अगर बेलन को मान लेता हूं कि बेलन है, r रेडियस का एक बेलन है, तो उस r रेडियस के बेलन में I धारा बह रही है, तो उसके सरफेस वाले पॉइंट पर यानी कि r इजिकल टू r पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो देखो BdL इजिकल टू म्यू नॉट समेशन I। कुल धारा कितनी बह रही है r के अंदर, पूरी की पूरी I r से बह रही है, तो धारा तो आ गई I म्यू नॉट, dl क्या है, लीनियर इंटीग्रेशन, तो इसकी दूरी का लीनियर इंटीग्रेशन होगा, तो b डॉट कितनी दूरी पर है, 2 पाई r पर है, तो इसके कारण b कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, ये आ जाएगा इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, कि किसी भी वायर के कारण जो होगा, सिलेंड्रिकल अगर पाथ होगा, धारा I प्रवाहित हो रही है, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का मान आएगा वो आएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, या सरफेस के वाले तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। और अगर अंदर वाले पॉइंट पर बोले, अंदर वाले पॉइंट पर बोलोगे तो अंदर वाला पॉइंट मान लेता हूं मैं ये, तो यहां का मैं एक सर्कुलर बनाऊंगा, उस सर्कल से कितनी धारा, देखो पूरी के पूरे एरिया पाई r स्क्वायर से धारा गुजर रही है I, तो एकांक एरिया से धारा गुजरेगी I बटा पाई r स्क्वायर, तो छोटे से पाई r स्क्वायर से कितनी गुजरेगी, इनटू पाई r स्क्वायर, तो पाई से पाई, तो I r स्क्वायर बटा r स्क्वायर धारा गुजरेगी di इस छोटे से पार्ट से, तो BdL इजिकल टू म्यू नॉट समेशन I, समेशन I यानी कि उससे कुल धारा कितनी बह रही है, उससे कुल धारा बह रही है I r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इनटू म्यू नॉट, dl का मान कितना है, dl का मान है 2 पाई स्मॉल r, एक r से एक r चला जाएगा, तो b का मान लग जाएगा म्यू नॉट I r अपॉन 2 पाई r स्क्वायर, ये आ जाएगा ठोस सिलेंडर के अंदर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, बाहर वाले पर ये आ जाएगा। तो यहां से एक चीज देखो, अगर मैं इसका वक्र बनाऊं, ग्राफ बनाऊं b और r का, तो अंदर वाले पॉइंट यानी कि r इक्वल टू 0 रखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0, यानी कि सिलेंडर के सबसे मध्य बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान 0। फिर उससे जैसे जैसे परिधि की तरफ जाऊंगा, इसकी सरफेस की तरफ जाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर जैसे ही सरफेस पे आऊंगा इतना हो जाएगा r इक्वल टू r, जैसे ही सरफेस से बाहर जाऊंगा इनवर्सली हो जाएगा, तो b इनवर्सली r, तो ये आ जाएगा इससे रिलेटेड ग्राफ आ जाएगा। तो ये आता है एम्पियर्स क्लोज लूप लॉ या एम्पियर सर्कुलेंट लूप लॉ। इसके अंदर क्या करते हैं, किसी भी धारा को, धारा बह रही है किसी भी वायर से या जिस भी, आगे हम पढ़ेंगे सोलेनाइड आएगा, तो सोलेनाइड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है, ये भी बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। सोलेनॉइड के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एम्पियर ने एक नियम बनाया कि कोई भी जो धारावाही अवयव होगा उसके बाहर क्या करना है, हमें एक बंद लूप मान लेना है, बंद लूप मान लेना है, और उस बंद लूप से रिलेटेड जितनी भी करंट होगी
वो म्यू नॉट बराबर होगा किसके, चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन के। लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट प्रेजेंट इन ए क्लोज लूप। ये कहा था किसने, एम्पियर साहब ने। तो उसके हम क्या करते हैं, इसके एप्लीकेशन की सहायता से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं अलग अलग अवयव पर। जैसे कि ठोस बेलन के कारण निकाल लिया, अगर ये आर का तार होता तो उस तार के कारण भी इतना हो जाता, अंदर वाले पॉइंट पर आ जाता। अब हम बात करेंगे कल किसके बारे में, कल हम सोलेनॉइड के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसके लिहाज से, पीएमटी के लिहाज से भी और बोर्ड के लिहाज से भी। तो धन्यवाद सभी का।